हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं अभय शांडिलिया एक बार फिर से केमिस्ट्री लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ बच्चों कि आप पढ़ रहे हैं और रेगुलर मेरा वीडियो देख रहे हैं ने। आप भी देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, अपने परिवार के सभी सदस्य को दिखाइए। जो पढ़ने वाले हैं पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो देखकर मुस्कुराएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? केमिकल इक्विलिब्रियम, है ने। तो हम लोग आज पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन को हिंदी में कहते हैं बच्चों द्रव्यमान कार्य का नियम। सबसे पहले इस लॉ का प्रतिपादन किए थे गुलबर्ग, है ने, एंड बागे, है ने, थ्योरी देके भागे, है ने। गुलबर्ग एंड बागे थ्योरी दे करके भागे। कहता है 1864 ईस्वी में लॉ ऑफ मास एक्शन का प्रतिपादन किया था और इसमें मुख्य भूमिका कौन निभाए थे? गुलबर्ग एंड बागे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या, है ने। तो हम लोग लिखते हैं द रेट ऑफ केमिकल reaction is directly proportional to the product of एक्टिव मास कहते हैं मोलर कंसेंट्रेशन को। मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सबस्टांस। कहता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया का जो दर है, रेट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, कहता है सीधा समानुपाती होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास के, है ने। और एक्टिव मास क्या है बच्चों? एक्टिव मास भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा। एक्टिव mass is defined as the number of moles present in 1 liter of substance। कहता है कि इकाई लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलर कंसेंट्रेशन कहते हैं और एक्टिव मास भी कहते हैं। यानी एक्टिव मास आपसे पूछेगा, एक्टिव मास तो क्या कहेंगे? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर, है ने। या मोलर रिएक्टिव मास को मोलर कंसेंट्रेशन भी कहते हैं। मोलर कंसेंट्रेशन, मोलर सांद्रण, मोलर कंसेंट्रेशन, है ने। अब मोलर कंसेंट्रेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल को n से, वॉल्यूम v से। यूनिट पूछेगा क्या है तो क्या बताएंगे? यूनिट मोल पर लीटर,
है ना, मोल पर लीटर। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया का जो दर होता है सीधा समानुपाती होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास के। जैसे मान लिया कोई रिएक्शन को हम लोग लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देंगे 100% समझ में आएगा, है ना। जैसे मान लिया ए है, बी है ना, रिएक्शन के फलस्वरूप प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब कहता है कि ये ए मोल है, ए बी मोल है ना। अब हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, ए पर पावर ए हो जाएगा। ए कंसेंट्रेशन में लिखेंगे और जो मोल की संख्या है वो पावर में चला जाएगा, यानी ए। इसी तरह से बी है, बी पर पावर स्मॉल बी। ये प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो यहाँ के आ जाता है, ए पर पावर ए और बी पर पावर स्मॉल बी, है ना। वेयर के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कहेंगे बच्चों, और इसी को कहेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट, है ना। यहाँ तक नोट किया जाए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। खिचड़ी मत बना दीजिएगा, पहले इसको नोट कीजिएगा, इसके बाद इसको नोट कीजिए, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देख लेते हैं और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कंप्लीट जानकारी, 100% की जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक जो है अधजल गगरी छलकत जाए वाला कहानी होगा। कोई भी चीज़ पढ़िए कंप्लीट पढ़िए, है ना। इससे पहले हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन, सारा चीज़ पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। नज़र रखेंगे बोर्ड पर और पूरा वीडियो देखेंगे, हर चीज़ समझ में आएगा बच्चों, इसकी गारंटी है। जैसे मान लिया A2 मोल है, A3 मोल है ना, ये प्रोडक्ट बनता है ना। रेट लिखेंगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास या मोलर कंसेंट्रेशन। ए मोल है, इसका कंसेंट्रेशन, इसी को बच्चों एक्टिव मास जो ऐसे लिखते हैं इसी को एक्टिव मास बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मोलर कंसेंट्रेशन। अब जितना मोल रिएक्टेंट में जितना मोल की संख्या रहेगा वो पावर में चला जाएगा 2, है ना। इसके बाद ए है, बी इसको ले लेते हैं 3B है ना, बी है, ये 3 मोल है पावर में। रेट जब प्रोपोर्शनल हटेगा कांस्टेंट आएगा के, ए पर पावर 2, बी पर पावर 3। वेयर के बराबर क्या है, के बराबर रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट इसी को क्या कहते हैं, और वॉल्यूम कांस्टेंट कहते हैं। अब बच्चों कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लिया है H2 है प्लस I2 है ना। और ये हमेशा बच्चों ध्यान में रखिएगा कि रिएक्शन हमेशा रिवर्सिबल होगा, है ना। चूँकि हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन में 2 पार्ट होता है, जो रिएक्शन में भाग लेता है यानी उसको फॉरवर्ड कहते हैं, रिएक्शन के फलस्वरूप जो बनता है जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग बैकवर्ड कहते हैं। और दोनों तरफ से जो रिएक्शन होता है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, उसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ प्रोडक्ट बना देते हैं बच्चों, प्रोडक्ट, है ना। रेट बराबर आप लिखेंगे क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H2 है,
H2 1 मोल है, 1 दे अन्यथा नहीं दे। I2 है, प्रोपोर्शनल हटाएंगे K आ जाएगा H2I2, जहाँ K क्या है, वेयर K बराबर रेट कांस्टेंट, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वॉल्यूम कांस्टेंट। इसको नोट किया जाए बच्चों। अब है बच्चों इसमें कुछ लिमिटेशन है ना। गुलबर्ग साहब एंड वागे साहब दोनों मिल करके सिंगल स्टेप के रिएक्शन का ही इन्होंने निकाला है ना रेट कांस्टेंट। मल्टी स्टेप रिएक्शन का नहीं निकाला, तो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन है ना। तो यहाँ लिख देते हैं लिमिटेशन। मेरा नाम अभय शांडिल्या है और आप इस चैनल से जुड़ने के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल फॉर या सिंगल स्टेप reaction. It is not applicable for multi-step reaction. कहता है यह सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए ही सिर्फ एप्लीकेबल है, मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए रेट लॉ यानी केमिकल काइनेटिक्स फिर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा बच्चों, है ने। रेट लॉ केमिकल काइनेटिक्स 12th में है, 12th में जाएंगे तो हम लोग रेट लॉ के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसी के साथ बच्चों रेगुलर क्लास करते रहेंगे, अनवरत प्रयास करेंगे और हमेशा अभय शांडिल्या पर विश्वास करेंगे। सफलता की गारंटी है, 100% मिलेगी। इसी के साथ धन्यवाद।